नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी की ललकार, कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी, और ऐसे में कहा है कि हर हालत में ये तीनों कानून वापस होंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी वसूली करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कम से कम 30 बार हो ईवीएम की जांच। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और आरोप लगाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी वसूली करने वाली पार्टी है भाजपा। 30 बार कम से कम ईवीएम की जांच होनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आंदोलनकारी किसानों का साथ देने के लिए ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। जी हां दोस्तों, लगातार किसानों की ताकत बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है और किसान आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा भाजपा को बंगाल में सबक सिखाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी बोले, कृषि कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कृषि कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे। राहुल गांधी कृषि कानून को लेकर पिछले काफी समय से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। शनिवार को एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ट्विटर के अलावा राहुल गांधी चुनावी रैलियों में भी कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने असम में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा था कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए हैं। इन कानूनों से देश की मंडियां खत्म हो जाएंगी, जमाखोरी बढ़ेगी और किसान अपने फसल के दाम को लेकर कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उन किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, जबकि किसान कह रहा है कि जो हमारा है वो आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में किसानों की हुई मौत को लेकर भी ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए मेरा 2 मिनट का मौन भाजपा को स्वीकार नहीं। अपने किसान मजदूर भाइयों के बलिदान को मैं बार बार श्रद्धांजलि दूंगा। जो मेरे मौन से डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता। बता दें कि 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही 28 मार्च को होलिका दहन के दिन पूरे भारत में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी वसूली करने वाली पार्टी है बीजेपी। कम से कम 30 बार हो ईवीएम की जांच, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा की आलोचना करते हुए उसे दुनिया में सबसे बड़ी तोलाबाज पार्टी बताया और कहा कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर दंगों की साजिश रचने, लोगों की हत्या करने और दलित लड़कियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी तोलाबाज पार्टी है। देखिए पीएम केयर फंड के तहत उसने कितना पैसा इकट्ठा किया। अगर पश्चिम बंगाल के लोग शांति और दंगों से मुक्त राज्य चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। टीएमसी सुप्रीमो ने आरोप लगाते हुए कहा, लोगों की हत्या के लिए जिस पार्टी ने दंगे करवाए उसे कभी बंगाल में शासन मत करने देना। भाजपा में तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। बनर्जी ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 27 मार्च से चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सब कुछ बेच देने का आरोप लगाया। इस महीने की शुरुआत में चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुई बनर्जी अभी व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने हर चीज बेच दी है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। सरकार पहले ही रेलवे, कोयला क्षेत्र, बीएसएनएल, बीमा क्षेत्र और बैंकों का निजीकरण कर रही है। किसी दिन हल्दिया बंदरगाह भी बिक सकता है। बनर्जी ने कहा, चुनाव शुरू होने से पहले ईवीएम की 30 बार जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी मशीन में गड़बड़ी होती है तो उसके ठीक होने तक कृपया शांति रखें। उन्होंने वादा करते हुए यह भी कहा कि उनकी सरकार संपर्क बढ़ाने के लिए हल्दिया और नंदीग्राम के बीच एक पुल भी बनाएगी। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, हल्दिया में मछलियों के विकास
विकास के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा। ताजपुर में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, जिससे 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी और उनके घरों में निःशुल्क राशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का 1 अप्रैल को, तीसरे चरण का 6 अप्रैल को, चौथे चरण का 10 अप्रैल को, पांचवें चरण का 17 अप्रैल को, छठे चरण का 22 अप्रैल को, सातवें चरण का 26 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वहीं वोटों की गिनती 2 मई को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलनकारी किसानों का साथ देने के लिए ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुई किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्य बड़ी तादाद में आज ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। उनमें से एक किसान ने कहा कि हम सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जो वहां पर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वे अब वापस आएंगे और अगले 20 दिनों तक हम वहां बैठेंगे। 5 अप्रैल को कुछ और लोग फिरोजपुर से वहां पहुंचेंगे। मालूम हो कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच इन कानूनों में संशोधन को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन वह बेनतीजा रही है। वहीं भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जबकि केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तो तैयार है, लेकिन इन्हें वापस लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा भाजपा जजपा मंत्रियों का फिर से बहिष्कार। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं थमा गुस्सा, गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के प्रति किसानों, ग्राम और खाप पंचायतों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। गठबंधन सरकार के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में अभी भी किसानों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इनके कार्यक्रम ऐन मौके पर रद्द हो रहे हैं। करीब 1 हफ्ता पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री नरजीत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को झज्जर के एक कार्यक्रम में भाग लिए बगैर मौके से उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। भाजपा जजपा मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के विरोध में विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री को निंदा प्रस्ताव तक लाना पड़ा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता पक्ष के संभावित आरोपों से पहले ही सफाई देनी पड़ी कि बहिष्कार में कांग्रेसी नेताओं का कोई हाथ नहीं है और वे भी इसकी निंदा करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर बरसे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, बोले मैं देता हूं आपको बहस की चुनौती, सिर्फ 2 मिनट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनावी संग्राम दिलचस्प होता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती भी दी है। पीएम मोदी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तृणमूल के चुनावी स्लोगन खेला होबे पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज पर टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं, दीदी ने कहा खेला होबे और हम कहते हैं विकास होबे, लेकिन बीजेपी का विकास किसानों की जान ले रहा है। प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या आपको पैसे मिले? आज वह 5 साल मांग रहे हैं। याद रखिए, नोटबंदी के दौरान उन्होंने 50 दिन मांगे थे। आप मुझे कहीं भी लटका सकते हैं। वह पीएम मोदी अपनी बात कर कायम नहीं रह सकते। अगर वो 5 साल मांगते हैं तो याद रखिए उन्हें 500 साल लगेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के सोनार बांग्ला के वादे पर भी तंज कसा। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र का जिक्र करते हुए पूछा, आप सोनार भारत क्यों नहीं बना पाए? सोनार त्रिपुरा क्यों नहीं? बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी ने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? इसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी को बहस के लिए चुनौती दी। बनर्जी ने कहा, मैं आपको बहस के लिए चुनौती देता हूं। हम इस बात पर बहस करेंगे कि दीदी ने 10 साल में क्या किया और मोदी जी ने 7 साल में क्या किया। हम आपको 10 गोल से हराएंगे। मैं 33 साल का हूं, मैं सीनियर्स का सम्मान करता हूं। मैं आपको बंगाली में बिना पेपर के 2 मिनट के लिए बोलने की चेतावनी देता हूं। मैं 2 घंटे तक हिंदी में बोलूंगा, आप बंगाली में सिर्फ 120 सेकंड के लिए बोलिए। इस चुनौती को स्वीकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून मंडी का मतलब एमएसपी नहीं, टिकैत ने किया साफ। केंद्र पर कहा इन्हें जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन नवंबर से लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ओडिशा की अपनी पहली यात्रा में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समझौता नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि मंडी का मतलब एमएसपी नहीं, हमें इस पर कानून चाहिए। किसान नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। पूरे देश
बीच में बैठ के चल रही हैं तो असर तो पड़ेगा इस पर। सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और भी बहुत से बिल सरकार लेकर आ रही है, उन पर उन्हें बात करनी होगी। ये लुटेरों की सरकार है, ये देश में नहीं रहेगी, इनको जाना पड़ेगा। टिकैत ने कहा, मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है, खरीद का मतलब है। जब कानून बन जाएगा तो पूरी खरीद होगी। टिकैत ने कहा, उड़ीसा के किसानों भी इसका लाभ मिलेगा। पूरे देश में एमएसपी से कम पर फसलें बिकती हैं, कानून आने के बाद वो नहीं होगा, उसका किसानों को लाभ मिलेगा। इस पर पत्रकार ने, यहाँ पर बहुत सी मंडियां हैं। इस पर किसान नेता ने कहा कि मंडी का मतलब ये थोड़ी है कि मस्त पर बिक रहा है। मंडी एक स्थान है जहां पर किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। जब कानून बनेगा तो कोई भी खरीदार उससे कम पर नहीं लेगा। टिकैत ने उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से आग्रह किया कि वह कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों का समर्थन करे। टिकैत ने देश भर के किसानों के मुद्दों पर प्रकाश डाला और कहा कि केंद्र द्वारा पेश किए गए कृषि कानून काले कानून हैं और इन्हें जल्द से जल्द वापस लेने की आवश्यकता है। टिकैत ने कहा, मैं उड़ीसा के प्रत्येक किसान को धन्यवाद, जिन्होंने दिल्ली में चल रहे हमारे आंदोलन में भाग लिया, यह एक बड़ा प्रभाव डालता है। टिकैत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विरोध करने वाले किसान एमएसपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोजगारी, महंगाई और मित्रों की कमाई, केंद्र पर राहुल गांधी का वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इस सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। उन्होंने ट्वीट के साथ एक अखबार के आंकड़े भी साझे किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड से पहले 9.9 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग का हिस्सा थे, जिनकी संख्या घटकर 6.6 करोड़ रह गई है। साथ ही आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 2011 से 2019 के बीच 5.7 करोड़ लोग निम्न आय वर्ग से निकलकर मध्यम आय वर्ग का हिस्सा बने थे। रोजाना 150 रुपए या उससे कम कमाने वालों की संख्या 7.5 करोड़ जा पहुंची है। राहुल गांधी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कृषि कानून और कई अन्य मसलों पर ट्वीट कर चुके हैं। राहुल गांधी ने असम दौरे से पहले मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी आज असम में होंगे। वहीं पीएम मोदी की भी असम में जनसभा है। राहुल गांधी आज तिनसुकिया में आईओसी रिफाइनरी कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जोरहाट और विश्वनाथ में राहुल गांधी की 2 जनसभाएं होनी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छबुआ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोटा केस, आखिर आरक्षण कितनी पीढ़ियों तक चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि कितनी पीढ़ियों तक नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की। महाराष्ट्र पर मराठा आरक्षण लागू किए जाने के लिए राजनीतिक दबाव है। इसके लिए सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं। रोहतगी ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में फिर से विचार करने की आवश्यकता है। रोहतगी ने मंडल मामले में फैसले के विभिन्न पहलुओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए और मंडल मामले से संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित था। रोहतगी ने कहा कि मंडल फैसले पर पुनर्विचार करने की कई वजह हैं जो 1931 की जनगणना पर आधारित था। साथ ही आबादी कई गुना बढ़ाकर 135 करोड़ पहुंच गई है। इस पर पीठ ने कहा कि देश की आजादी के 70 साल गुजर चुके हैं और राज्य सरकारें कई सारे कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, तो क्या मान लिया जाए कितने सालों में कोई विकास नहीं हुआ, कोई पिछड़ी जाति आगे नहीं बढ़ी है? कोर्ट ने कहा कि मंडल से जुड़े फैसले की समीक्षा करने पर जो लोग पिछड़ेपन से जो बाहर निकल चुके हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को 10% आरक्षण देने का केंद्र सरकार का फैसला भी 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। इस पर जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा अगर 50% की सीमा या कोई सीमा नहीं रहती है जैसा कि आपने सुझाया है तब समानता की क्या अवधारणा रह जाएगी। पीठ ने कहा आखिरकार हमें इससे निपटना होगा। इस पर आपका क्या कहना है? इससे पैदा होने वाली असमानता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कितनी पीढ़ियों तक इसे जारी रखेंगे? बता दें कि शीर्ष न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने को कायम रख। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लापरवाही की इजाजत नहीं होगी, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सावधानी बरतने की जरूरत बताते हुए कहा है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को लापरवाही की इजाजत नहीं होगी। गहलोत ने शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है, सभी लोग इसकी पालना आवश्यक रूप से करें। अगर लोग लापरवाही करेंगे तो सरकार और भी सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की जीती हुई जंग हम हार नहीं जाएं, इसके लिए जरूरी है कोरोना की शुरुआत के समय जो सतर्कता, सजगता हमने बरती उसे निरंतर बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई शहरों में तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बने और जीवन रक्षा के साथ हमारी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने, हाथ धोने जैसे कोविड अनुशासन की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं और शुक्रवार को 400 से अधिक नए मामले सामने आए। इससे अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,24,503 पहुंच गई। हालांकि इनमें 3,18,586 मरीज स्वस्थ होने से प्रदेश में केवल 5,917 सक्रिय मरीज हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 2,796 लोगों की मौत हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या केंद्र के ऐतराज के बावजूद दिल्ली में शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी? केजरीवाल ने आज बुलाई समीक्षा बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद क्या दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू हो सकती है? इसको लेकर संशय भी बरकरार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की समीक्षा के लिए शनिवार को एक बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की योजना पर रोक लगा दी थी, जिसे 25 मार्च को लॉन्च किया जाना था। जानकारी के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने से 5 दिन पहले ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से योजना लागू नहीं करने को कहा, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार क्यों राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ है और योजना को लागू करने से महज कुछ दिन पहले केंद्र के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुर इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआती करने वाले थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का केंद्र पर हमला, बोले ये लुटेरों की सरकार है, इनको जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी खींचतान अभी थमती नजर नहीं आ रही है। किसान नेता अब देश भर में घूम घूम कर किसानों को नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाना पड़ेगा और तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ेंगे। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत से नए बिल लेकर आ रही है, उन पर सरकार को बात करनी होगी। ये लुटेरों की सरकार है, ये देश में नहीं रहेगी, इनको जाना पड़ेगा। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी किसानों का हक है, जिसे वो लेकर रहेंगे। अपना हक पाने के लिए देश भर के किसानों को एक साथ आना होगा और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जब एमएसपी पर कानून बनेगा तभी किसानों का भला होगा। बीते माह टिकैत ने हरियाणा के सोनीपत में हुई एक किसान महापंचायत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। टिकैत ने उन्हें चेताया था कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा था कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। 26 मार्च को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। 26 मार्च को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो रहे हैं। बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस
इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार इन तीनों नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉर्पोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में भितरघात, कहीं कैंडिडेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कहीं प्रत्याशी ने लौटाए टिकट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ही भीतरघात का खेल चल रहा है। कई क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट बंटवारे से नाराज हैं और पार्टी द्वारा उतारे गए कैंडिडेट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।